जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर साथियों हम लोग देखेंगे जो एक क्वेश्चन पेपर साथियों आपको 70 नंबर की तैयारी करवाएगा। यानी कि अगर आप 100 में से 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर साथियों यहीं से बनेगा। मैं कहूंगा साथियों हूबहू क्वेश्चंस आप लोग यहां से देखेंगे इस मॉडल पेपर से। तो आज की इस वीडियो में भी साथियों हम लोग पूरे पेपर को देखेंगे। सबसे पहले एमपी जीके के वो सवाल जो आएंगे, साइंस के क्वेश्चन, जीके जीएस के और करंट अफेयर के, उसके बाद रीजनिंग को और उसके बाद साथियों मैथ के, है ना। तो साथियों आपकी अगर शिफ्ट आने वाली है तो इस पेपर को आप लोग देख कर जाइएगा और अपने पेपर को बहुत आराम से क्रैक करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला सवाल है, करके मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? साथियों ये सवाल आएगा तो आप लोग याद रखेंगे 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। अगला देखिए, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा साथियों नर्मदा नदी को कहा जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी आपसे पूछी जा रही थी साथियों, कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। अगला देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का साथियों नाम क्या था? कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनो, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या उस गैस का नाम था? बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका सी होगा। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या साथियों कहाँ की है? मैं कहूंगा इंदौर की है। उसके बाद देखिए, भोजपुर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये साथियों राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था भोजपुर का शिव मंदिर। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मुझे बताइए। मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की अगर बात करते हैं साथियों, मलकंब आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल है, करके मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों जबलपुर वो जिला है जो सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, करके बरमार मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों नरसिंहपुर में किया जाता है बरमान मेले का आयोजन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके तानसेन की समाधि कहां पर स्थित है? तो तानसेन की समाधि कहां पर है साथियों? आपसे परीक्षा में सवाल आएगा तो ग्वालियर आपको बता देना है। उसके बाद देखिए साथियों, भीमबेटका शैल चित्र किस युग से संबंधित है? मैं कहूंगा साथियों पाषाण युग से संबंधित है भीमबेटका शैल चित्र। ये समझ लीजिए साथियों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्शन का रास्ता खोलेगा। अगर आप वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो का एक एक सवाल आपके लिए गोल्डन है। चलिए, भोपाल शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई साथियों? तो इनका नाम दोस्त मोहम्मद खान है, इनके द्वारा भोपाल शहर की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये साथियों जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का पहला आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। साथियों ये सारे के सारे सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो, आपके मनोमस्तिष्क में ये सारी चीजें स्टोर हो रही हैं, ये फीड हो रही हैं। इनका फायदा आपको साथियों एग्जाम वाले दिन मालूम पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से, बस आप अगर साथियों ध्यान लगाकर इस क्लास को देख रहे हैं तो गारंटी के साथ मेरा वादा है कि ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से साथियों आ रहे हैं और ये परीक्षा में जब आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। चलिए अगला देखिए, कह के महेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये साथियों नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, ये सबसे पहले कब गाया गया और कहाँ गाया गया? तो ये कलकत्ता में गाया गया था, लेकिन 1911 में गाया गया था, इसलिए आंसर आपका भी होना चाहिए। करके गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य? हर एक टॉपिक को साथियों कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सारी चीजों को जब कवर अप कर लेंगे तो आपका पेपर तो साथियों इसमें से आएगा ही। तो गिद्ध कहाँ किया जाता है साथियों? ये नृत्य मैं कहूंगा पंजाब में नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए, ईस्टर का त्योहार साथियों इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यह रविवार को मनाया जाता है, संडे को मनाया जाता है साथियों ईस्टर का त्योहार, आपको याद रखना है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना देश की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। क्या है साथियों? ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैं कहूंगा नासिक की अगर बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद देखिए, भारत का पिट्सबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? मैं कहूंगा जमशेदपुर को साथियों भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? पहला सवाल, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है किसके शहीद होने की याद में? मैं कहूंगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के शहीद होने की याद में 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है।
पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। आंसर अगर आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आंसर आपका सी है। अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? मैं कहूंगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया था अरबों के द्वारा। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? अंग्रेज खान, शेर खान, फारसी खान, हिंदुस्तान खान? मैं कहूंगा अंग्रेज खान की उपाधि दी थी साथियों जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है तो साथियों रॉलेट सत्याग्रह के विरुद्ध में हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग नरसंहार किस सत्याग्रह के संबंध में था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में था। ये बात आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है? मैं कहूंगा जनरल डायर संबंधित है, इसी ने तो साथियों ये काम करवाया था। अगला देखिए विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। अगला देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां थी, है ना। तो अंतिम रूप से जब पारित हुआ था उस समय मैं कहूंगा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, यह अनुच्छेद जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ये कैसा निषेध है? तो ये साथियों पूरी तरीके से निषेध है, आंशिक निषेध नहीं, ये पूरी तरीके से निषेध है, तो पूर्ण निषेध आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए आवर सांडली किसने तैयार की? डॉल्टन ने, रदरफोर्ड ने, विलार्ड ने, मेंडलीफ ने? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला, आप लोग याद रखेंगे। मेंडलीफ आपका जवाब होगा। आवर सांडली किसने तैयार की? तो आपको बता देना है मेंडलीफ ने तैयार की थी। पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? मैं कहूंगा एक मैग्नीशियम है और एक साथियों कैल्शियम है। जवाब आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट बताओगे? नहीं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बताओगे? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, केमिकल नेम। उसके बाद देखिए 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग साथियों 25% होता है। 25% आपका जवाब हो जाएगा। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है साथियों? बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईंधन सेल किसको कहा जाता है? साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर वीडियो आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ईंधन सेल की अगर बात करते हैं मैं कहूंगा साथियों आणविक ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? ईंधन सेल के नाम से ही जाना जाता है। अगला देखिए न्यूट्रॉन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूंगा चैडविक के द्वारा साथियों न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अगला देखिए एटम बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम रॉबर्ट जे ओपेनहेमर है और इनके द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो अगर बात करते हैं साथियों फुफ्फुसीय धमनी की तो यही तो धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है शरीर में। उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? मैं कहूंगा साथियों विटामिन ए की कमी से मानव में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया होता है? तो एनीमिया की अगर बात करते हैं साथियों ये विटामिन B12 की कमी से होता है, इसलिए विटामिन B12 की कमी आपको शरीर में कभी नहीं रखना है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, तो क्या है साथियों आपका जवाब क्या हो पाएगा? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया है, यानी कि कौन से देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया है? करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल बताइए। देखिए 50 तक सवाल हम लोग देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के सवाल और मैथ के सवाल साथों आपके शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। देखिए पहली पीडीएफ जो आपको दी जाएगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी जाएगी करंट अफेयर की। इसमें से जो भी आपके साथियों 6 से 7 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के वो इसमें से ही आ जाएंगे। दूसरी पीडीएफ आपको कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस की दी जाएगी।
है ना। और उसके अलावा साथियों साइंस की भी आपको एक पीडीएफ दी जाएगी। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों, जिसमें होगी मैथ, जिसमें होगी रीजनिंग और जिसमें होगी साथियों जीके जीएस, है ना। तो ये सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है, 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमपी पुलिस पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 रुपए का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। अगर आप परीक्षा से पहले पहले इस पीडीएफ को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि 70% इसमें से कंटेंट फंसेगा, और 70% अगर आप कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भले रैंकर्स की श्रेणी में ना हो लेकिन लिस्ट में फाइनल नामों में से आपका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पेपर में कुछ घंटे बाकी हो, मैं कहूंगा इसको देख लीजिएगा, जितना देख सकते देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सिर्फ 45 की बात है, बहुत बड़ी रकम मैंने नहीं रखी है। चलिए तो बात करते हैं साथियों इन सवालों की। कह रहे कि किस देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया है, तो साथियों फ्रांस देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया। आंसर आपका ए होना चाहिए था। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपड के लिए कहां रवाना हुआ है, तो साथियों ये रूस रवाना हुआ है। रूस आपका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे 80% हो गई, लगभग 81% है ना, 80.9% हो गई है भारत की साक्षरता दर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, तो मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश घोषित हुआ है। ये भी बहुत अच्छा और बहुत बड़े लेवल का साथियों सवाल है कि ये आपने सवाल पढ़ा है और ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, है ना। अगला देखिए, किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो किसकी अगर बात करते हैं साथियों, किसको सम्मानित किया गया है, मैं कहूंगा यूनुस अहमद इनका नाम है, और इनको कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो मैं कह सकता हूं साथियों कौन सा देश करेगा, अमेरिका देश करेगा। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद साथियों यहाँ से आपके सामने अब 51 से क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन साथियों आप लोग देखिए, इनको तैयार करिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस साथियों नहीं होगा, ऐसे इसी लॉजिक पर आधारित, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल, इसको करने की आप कोशिश करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले 9 था, फिर 10 हुआ, फिर 18 हुआ, उसके बाद 45 हुआ। तो कहा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों 1 बढ़ाया गया, यहाँ पर 8 बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ा दिया गया, मान लीजिए 15 में से 8 गए तो 7 बचे, ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बचे, यानी कि 27 बढ़े। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा साथियों, 36 बढ़ेगा। 36 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 36 नहीं बढ़ेगा। देखिए एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर साथियों बात करते हैं तो बहुत प्यार से आप लोग एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, इसको 1 का क्यूब मान सकते हैं, तो ये 4 का क्यूब आ जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 45 और 64 कितने होते हैं, 5 4 9, 6 4 10, 109 यहाँ पर आएगा, और 109 साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि BAC से जैसे बनाया गया है GFH, ठीक है, उसी प्रकार LKM से साथियों क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए B होता है 2 पर, A 1 पर, C 3 पर होता है, G होता है 7 पर, F 6 पर, H 8 पर होता है। तो 2 से 7 हुआ है यानी कि 5 बढ़ा है, 1 से 6 हुआ है तब भी 5 बढ़ा है, 3 से 8 हुआ तब भी 5 बढ़ा है। तो इन सब में 5 5 5 5 बढ़ा दीजिए साथियों। L 12 पर होता है, 5 बढ़ाएंगे 17 हो जाएगा, 17 पर Q होता है। K 11 पर होता है, 5 बढ़ाओगे 16 हो जाएगा, 16 पर P होता है। M में साथियों 5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी कि QPR कहाँ पर लिखा हुआ है, QPR आपका QPR, एक सेकेंड, QPR आपका ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये तो फिर O लिखा हुआ है, O नहीं साथियों, एक सेकेंड रुकिए, QPR तो ऑप्शन नंबर बी में ही तो लिखा है साथियों, बार बार क्यों मुझे चेंज कर रहा हूँ। QPR आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपव्यय करने से संबंधित है लुटाना, तो उतरने से संबंधित क्या होगा, दुर्लभता, नीचे आना, भ्रम या निषेध। मैं कहूंगा नीचे आना हो जाएगा। अपव्यय करने का मतलब ये तो होता है खर्च करना या लुटाना, उतरने का मतलब साथियों हम लोग कह सकते हैं उतर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, एक ही तो बात है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो पहले कथन देख लेते हैं, उसके बाद साथियों यहाँ पर निष्कर्ष भी है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चिड़ियाघर हैंगर हैं, तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा साथियों करते जाइए। मान लीजिए कि चिड़ियाघर हो गए, और कुछ चिड़ियाघर जो है ना, इतने चिड़ियाघर साथियों हैंगर हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ हैंगर जो है ना, ये कुछ हैंगर साथियों मछलियां हो गई, ठीक है।
अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ चिड़ियाघर मछलियां हैं, कुछ चिड़ियाघर मछलियां हैं नहीं साथियों, चिड़ियाघर ये है, मछलियां ये है, तो कोई चिड़ियाघर मछली नहीं है। कुछ हैंगर मछलियां, कुछ हैंगर मछली, ये सही है बिल्कुल, इतनी है हैंगर मछलियां हो जाएंगी तो ये सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा आपका अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, हम लोग आपसे जो कहा जा रहा है कि 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी और साथियों एच, एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। तो ये हमने बना लिया। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 लोग यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए एफ के सामने और बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए एफ के सामने बैठा है ना। तो ए एफ के सामने बैठा, मान लीजिए ए आपका ये हो गया और एफ आपका साथियों ये हो जाएगा, ए एफ के सामने बैठ गया, यानी कि बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? ए। तो बी के दाएं, अब बी पता कहां पर साथियों बनाओगे आप? बी की अगर साथियों हम लोग बात करते, बी आपका किधर? अगर बी को साथियों यहां पर अगर हम लोग मान लीजिए बनाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करिए साथियों, फिर आप इसको ऐसे करिए, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। एक काम करिए साथियों, जो पहले कंफर्म तरीके से हो रहा है ना, आप वहां से स्टार्टिंग करिए। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बी के दाएं तीसरे स्थान पर ए है ना, तो बी को आप कहीं पर भी बना लो, मान लीजिए साथियों यहाँ पर बना लिया। अब बी का दायां तीसरे स्थान पर साथियों ए होगा, यानी 1 2 3, ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, अब सातु कह रहे हैं कि ए एफ के सामने है, तो ए जो है ना ये सातु ए, ये एफ के सामने, यानी कि एफ आपका यहां पर आ जाएगा। चलिए उसके बाद करेंगे जी एफ और डी के बीच में, जी जो है ये एफ और डी के बीच में है, तो जी जो होगी ये एफ और डी के बीच में होगी साथियों, डी है ना। एक सेकेंड, एफ और डी की अगर बात करते हैं साथियों, एफ और डी क्या साथियों, एफ और डी लिखा है ना, एफ और डी के बीच में कौन है साथियों? जी है, तो जी यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं साथियों डी के बाएं एच है, तो डी के बाएं एच है, एच साथियों यहाँ पर हो जाएगा। सी और ए के बीच में ई है, तो सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में साथियों ई है। सवाल पूछा जा रहा है ई के सामने कौन है? ई के सामने की अगर बात करें, ई के सामने तो साथियों डी आपको लग रही है, डी लग रही है, डी लग रही है, जी लग रही है। एक सेकेंड, ई के सामने, ई साथियों ये है, ई के सामने जी है, तो जी कौन सा ऑप्शन में है? जी ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 13 3 से 39 कैसे बनेगा, 23 4 से 92 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, मुझे बताइए। देखिए 13 तिया साथियों कितने होते हैं? 13 तिया 39 होते हैं। 23 चौक की अगर बात करते हैं साथियों कितना होता है, जरा देखिए, 4 तिया 12 आपका हो गया, 4 दूना 8, 1 9 92 हो गया, बिल्कुल सही है। 23 चौक आपका 1, यानी कि कितने से साथियों हम गुणा करें, है ना, कितने से गुणा करें कि 66 आ जाए, तो इसकी साथियों भाग करा दीजिए, तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11, क्योंकि 11 छंग जो होते हैं वो 66 होते हैं, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे 4 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 36 है और उसके बाद 52 है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए 4 से 20 करोगे तो 16 बढ़ेगा, यहाँ पर भी 16 बढ़ेगा और यहाँ पर भी साथियों 16 बढ़ा है, तो यहाँ पर भी 16 बढ़ेगा। 6 2 8 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, 68 आपका जवाब हो जाएगा। और 68 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि देखिए 4 है, 6 है और 8 है, उसके बाद 8 है, 12 है और 16 है। 4 से 8 हुआ है, 6 से 12, 8 मतलब डबल हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है साथियों? डबल मामला चल रहा है, तो यहाँ पर भी डबल चलेगा साथियों। ई 5 पर होता है तो 10 हो जाएगा, जी 7 पर होता है तो 14 हो जाएगा, आई 9 पर होता है तो 18 हो जाएगा, 10 पर आता है जे, और 14 पर क्या आता है साथियों? एन, और आर आता है 18 पर, यानी कि जे एन आर कहाँ पर लिखा हुआ है? जे एन आर आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि को सर्वाधिक मेल खाता है। यहाँ पर एक दर्पण रखा है और क्लैम्बर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अगर दर्पण में दिखेगा तो कैसे दिखेगा? देखिए आर सबसे अंत में है ना, तो आर ऐसे दिखेगा। ई का मुंह दाईं तरफ है, बाईं तरफ हो जाएगा, बी का मुंह भी दाईं तरफ है, बाईं तरफ हो जाएगा, एम जैसा वैसा दिखेगा, ए जैसा वैसा दिखेगा, एल ऐसा दिखेगा और सी ऐसा दिखेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको सातु दिख रहा है? मेरा मानना है कहीं भी नहीं दिख रहा है,
तो जब रियल आपका पेपर होगा तो ऐसा ऑप्शन साथियों लिखा होगा, उसको आप लोग लगा देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में पेंसिल को 59 लिखा जाता है, तो इरेजर को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर हम इसको जोड़ें, जिसके 16 हो गया E5 पर, N14 पर, C3 पर, I9 पर, L12 पर, जोड़िए जरा। देखिए 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 10 और है, 35 हो गया। 35 3 38 हो गया। 38 और ये 48 47 हो गया। 47 48 49 59 बिल्कुल साथियों। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 59 आएगा। अब इसको साथियों कर लीजिए, E5 पर आता है, R18 पर आता है, A1 पर आता है, ठीक है ना, और एस आपका 19 पर आता है, E5 पर आता है, R18 पर आता है। इसको प्लस करिए आप, देखिए 18 1 19 है ना, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 5 29 हो जाएगा। 29 और मान लीजिए 20 है, 29 39 49 यानी कि 48 हो जाएगा। 48 और 18 कितना हो जाएगा साथियों, 66 हो जाएगा। अच्छा 66 हमें ऑप्शन में भी मिल चुका है, यानी कि हमारा जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो सवाल है साथियों, अब आपके यहाँ से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन अब आपके खत्म हो चुके हैं। अब आपके साथियों मैथ के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए एक सवाल ऐसा आपके एग्जाम में आएगा, बताया जाएगा कि x अनुपात y बराबर 7:5 है और y अनुपात z बराबर 7:11 है, तो x अनुपात y अनुपात z मुझे बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं, हम बात करेंगे x अनुपात y अनुपात z निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए x और y क्या है पर अनुपात दे रखा है, 7:5 दे रखा है। और y अनुपात z का अनुपात कितना दे रखा है साथियों, 7:11 दे रखा है। इतनी बात क्लियर, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब साथियों डायरेक्ट निकल आएगा x अनुपात y अनुपात z। 7 की गुणा 7 से कराइए तो 49 आया, ये x निकला। 7 की गुणा 5 से कराइए, 5 गुणा 7 से कराइए 35, ये आया y। और एक तरीके से अगर बात करें 5 की गुणा 11 से करिए साथियों, 55 आ गया, ये आपका आ गया z, यानी कि आपका निकल आया। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए जवाब क्या होगा, बताइए। ठीक है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, 16 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर। कह रहे कि उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी या लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, ऐसा एक सवाल आपसे पूछा जाता है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे सबसे लंबी छड़ की अगर बात करते हैं क्या होगा, देखिए एक मान लीजिए कमरा आपका ये हो गया है ना, और ये चीज आपसे पूछी जा रही, इसमें जो लंबाई होगी वो क्या होगी। कमरे की ऊंचाई चौड़ाई लंबाई आपको दे रखी है, तो इसको विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसको विकर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। या हम इसको इसको घनाप भी कह सकते हैं, इस पूरे को हम घनाप कहेंगे। तो घनाप का विकर्ण का सूत्र यहाँ पर साथियों घनाप के विकर्ण का सूत्र लगेगा। तो घनाप के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, ये मेन चीज आती है ना। वो साथियों मैं आपको बतला देता हूं कि भैया वो क्या होता है। एक सेकंड रुकिए। चलिए, तो अंडर रूट आपका आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा साथियों एल का स्क्वायर प्लस आपका, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सभी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्ट में लिखूं, लंबाई का स्क्वायर यानी कि साथियों क्या 16 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस चौड़ाई की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ जाएगा। और ऊंचाई की अगर बात करें तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सब बंद आपको करना है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225। इन सबको आप लोग साथियों क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 है ना, या 6 4 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 7 हो गया, 7 और 5 आपका 12 हो गया, 2 लगा हासिल है, 3 4 5 6 यानी कि 625 हो गया। और आप सभी को पता है साथियों 625 जो होता है इसको 25 गुणा 25 लिख सकते हैं। तो अब क्या निकल कर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 25 मीटर जो होगा ये उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक ऐसा भी सवाल आएगा, कह रहे कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चाल दे रखी है ना, कितनी चाल दे रखी है, कितनी चाल दे रखी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है।
और समय आपको दे रखा है, समय आपको कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है साथियों 14 घंटे का। तो क्या हम दूरी सबसे पहले निकाल लें? अगर दूरी हम सबसे पहले निकाल लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चाल गुणा समय बराबर दूरी होती है, क्योंकि दूरी हमें काम में आएगी ना। यहाँ पर देखिए चाल दे रखी है ना, और आपसे दूरी पूछी जा रहा है, सॉरी समय पूछा जा रहा है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी हमें चाहिए ही चाहिए है। चलिए तो साथियों दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाल कितनी है, चाल आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साथियों समय कितना है, 14 है। तो 48 की गुणा एक बार 14 से करा के मुझे बताइए। तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 17 18 19 हो गया, ये आपका 48 पूरा पूरा आ जाएगा, 2 आ गया 17 हो जाएगा, और ये आपका 6, यानी कि दूरी आपकी जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, वो 672 किलोमीटर निकल कर आएगी। 672 किलोमीटर ये आपकी क्या निकल कर आ गई, ये आपकी साथियों दूरी निकल कर आ गई। समझ गए? अब देखिए, यानी कि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को, यानी कि इसी दूरी को तय करना हो तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है साथियों दूरी बटे समय। दूरी पता है 672 है, और चाल कितनी है साथियों, अब 84 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसको कैलकुलेट करा ली, आंसर आपका आ जाएगा बहुत आराम से। तो कैलकुलेट कराएं साथियों, 4 से कैलकुलेट कराएं। देखिए 4 दूना और 4 एकम, 4 एकम है ना, 4 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि समय जो निकल कर आया है वो साथियों 8 निकल कर आए हैं, यानी कि 8 घंटे। और 8 घंटे कहाँ पर लिखा हुआ है, 8 घंटे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को आप लोग देखिए, बस दो सवाल बाकी, एक ये बाकी है और एक ये बाकी है। 65 क्वेश्चन कुल मिला के साथियों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर साथियों आपसे जो चीज कही जा रही है वो क्या कही जा रही है साथियों, कह रहे कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपए की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ना 10,800 है। इतनी बात क्लियर है। अब कहने का अच्छा खरीदी हुई वस्तु कितनी है, 75 वस्तुएं यहाँ पर खरीदी हैं, और उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचा क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो कभी भी साथियों अगर ऐसी बात कही कि इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली वस्तु और ये वाली वस्तुएं जोड़ लेंगे। यानी कि कुल मिला के साथियों अब कितनी हो गई है, 80 वस्तु हो गई है, 80 वस्तु हो गई हैं। अब आप क्या करोगे, आपको साथियों ये पैसा है ना 10,800 और बटे 80 इसको भाग दे देना है, बस आपका काम हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी हो तो आप करेंगे। तो अब इससे कट हो गया है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 28 हो गया, ये 8 कम 8 16, 8 तियां 24, 8 तियां 24 हो गया, 4 जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो गया, 135। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा साथियों, 135 होगा। 135 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल और अंतिम सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के बाद 40% का लाभ कमाता है, यानी कि 25% की छूट दे रहा है, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज थी तो 25% की छूट दे रहा है, यानी कि 75 रुपए वो दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो 75 रुपए में दे रहा है तब भी वो 40% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 75 रुपए में अगर वो वस्तु दे रहा है तो वो तब भी वस्तु 140% में जा रही है, 40% का लाभ हो रहा है ना। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य एक बार निकाल कर आप दिखाइए, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल कर दिखाइए। ये आ गई 1% की वैल्यू, 100 से गुणा कर देंगे 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे और 2 सत्ते यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब 7 से अगर कट करें साथियों 7 एकम 7 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं पूरा, है ना, क्या 7 एकम 7 हो गया, अब ये आपका पूरा कटेगा नहीं साथियों। तो आप एक काम करिए साथियों, नीचे क्या है, नीचे 7 है और ये क्या 75 है। तो 75 पंजे की अगर बात करें टोटल कट कर लेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 37, यानी कि अब 375 की भाग साथियों 7 से कर लीजिए, आसानी पड़ेगी। तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 2 जाएगा 25 हो गया, 7 तियां आपका 21 हो गया, अब 4 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 पंजे आपका 35 हो गया, अभी भी है ना 5 बचा है,
सात सत्ते आपका 49 हो गया, तो 35.57 रुपए का क्या आया, ये आपका साथियों क्रय मूल्य आ गया है। क्रय मूल्य आ गया है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात करें, कह रहे कि अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य तो 100 रुपए था, फिर 25% की छूट देकर वो 75 रुपए में हुई। लेकिन 75 रुपए में हुई तब भी वो 40% के लाभ पर बेची गई, तो 140 से 100% निकाल लिया, वो आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य हो गया। तो करके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य आपका ये है और क्रय मूल्य आपका ये है, इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 53 है ना, और ये 100 है, ये कितना अंतर है, इसको प्रतिशत में बदलकर बताइए। तो अगर 100 में से 100 में से 53.57 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जरा देखिए साथियों, कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका इतना आ गया है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा आपका, 6 और 4, 6 आ गया और साथियों 4 आ गया, तो 46.43 आ गया। इसको थोड़ा हटा दीजिए, 46.43 यहाँ पर आपका आ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 46.43 यहाँ पर आ गया। इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा आप 100 से करिए, और नीचे आप क्या लिख दीजिए, नीचे क्रय मूल्य आएगा 53.57 आ जाएगा। अब पॉइंट से आप पॉइंट कैंसिल करा सकते हैं। अब थोड़ी सी हमें और कैलकुलेशन करना है साथ, तो इस वजह से हम क्या, इसको भी हटा देंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ से साथियों हम हटा देंगे। चलिए हटा दिया हमने। अब अगर बात करते साथियों अगले नंबर के स्टेप की, इसको देखिए, ये आपके सामने क्या आया है, ये 46 43 00 इसी में लगा लीजिए, और 5357 आपका ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप साथियों ये करेंगे, देखिए ये है कितना, ये इसको मान लीजिए साथियों, आप कितना मान लीजिए, 4,64,000 है ना, और ये कितना है साथियों, 5357, तो ये कितने में जा रहा है, ये एक बार कैलकुलेट करके साथियों मुझे बताइए। देखिए अब इसके नीचे साथियों इसको एक बार कैलकुलेट कराते हैं, नीचे हमें थोड़ी सी जगह चाहिए इसलिए इसको हमने नीचे कर लिया है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें इस टाइप से करा सकते हैं साथियों, 4,64,300 हो गया, और ये कितना हो गया, 5357 हो गया। इसकी किससे गुणा कराए, ये आपका लगभग आ जाए। देखिए अगर 10 से गुणा कराएंगे तो ये 5300 हो जाएगा लगभग लगभग, है ना। तो हम इसको 8 से गुणा कराते हैं, अगर 8 से गुणा कराए तो कितना हो जाएगा साथियों, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 5 आ गया, 8 5 40 और 45 आपका हो गया, 8 3 24 है ना, कितना हो गया था, 8 5 40 और 5 45 हो गया, ठीक है, और 8 3 24 24 और 4 28 हो गया, 28 का 8 हाथ से लगा 2, 8 5 40 और 42 आपका आ गया, है ना। अब यहाँ से इसको साथियों घटा लीजिए आप, कितना आपका आ जाएगा साथियों, एक तरीके से अगर बात करें, 4 2 ये आ गया, देखिए 0 आ जाएगा। अब आपका क्या, 3 है, ये 3 इधर जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब ये 2 हो गया है ना, एक लेंगे 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा साथियों, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अब फिर ये 3 हो गया है, 6 में से एक लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। अब ये 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, साथ सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। इतना आपके सामने आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए मेरे हिसाब से अब 8 से तो नहीं, अब आप 6 से एक बार करके देखिए, तो 5357 की गुणा 6 से करके देखिए, है ना, या 5 से करके देखें, 6 से करके देखें, क्योंकि यहाँ पर 5 है और 6 है, तो मुझे 6 से लग रहा है साथ, तो 6 36, 6 से आपका 42 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 34 आपका हो गया, 6 3 18 और आपका 21 हो गया, 6 पंजे 30 और आपका 32 हो गया। देखिए उससे कम आया है, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पर जो आंसर आया वो 86 पॉइंट करके कुछ आएगा, और सिर्फ 86 पॉइंट करके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी सातों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए अब साथियों जो भी क्लासेस आपको दूं, क्या जो भी क्लासेस आपको दूं वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि अब आपके लिए साथियों अंतिम समय में, ऐसा नहीं आपको अब कुछ भी पढ़ाया जाए, अब सिर्फ और सिर्फ वही साथियों जो एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो मैंने साथियों आपके लिए क्या कर दिया, मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट की अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा एमपी पुलिस ऑल क्लासेस, क्या लिखा होगा, एमपी पुलिस ऑल क्लासेस, जहाँ पर लिखा होगा उस पर लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही एक लिस्ट आ जाएगी जो मैं पिछली क्लासेस बना चुका हूँ।
अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है, आपको लगता है कि सिलेक्शन आपका रुक सकता है, तो उन सारी क्लासेस को एक एक करके देख लीजिएगा। उनसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा और वो सारे सवाल आपके तैयार हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा में आपको साथियों देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा दूसरा काम आपको वो करना है, जो मैंने पीडीएफ बनवाई है उसको भी एक बार जाकर साथियों जरूर देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में वो पीडीएफ आपको दी जा रही है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, रीजनिंग मैथ सॉल्यूशन के साथ। हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जीके जीएस मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, करंट अफेयर वगैरह। तो 45 रुपए में है। अगर आपके एग्जाम में कुछ घंटे बाकी हो या कुछ दिन बाकी हो तो उसको एक बार लेकर देखिएगा। मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।